नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से और श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज हमारे साथ एक मुलाकात एहसासों के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी उपस्थित हैं। और ये सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं कि ये प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे गायक और बहुत अच्छे लेखक हैं। ये विभिन्न मंचों पे एक्टिव रहते हैं और ये एकल काव्य पाठ में भी बहुत एक्टिव रहते हैं और साथ ही काव्य गोष्ठियों में और प्रतियोगिताओं में भी इनकी भागीदारी हमेशा ही उत्साहपूर्ण रहती है। तो अब हम आगे की बातें उनसे ही जानेंगे। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे मेरा नाम है। नाम क्या, नाम तो शरद नारायण खरे है, लेकिन पीएचडी होने के कारण डॉक्टर और प्रोफेसर का पद मिला तो प्रोफेसर। और मूलतः इतिहास का प्रोफेसर हूँ मैं, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैं पदस्थ हूँ। पहले तो मैं कुल 36 वर्ष प्रोफेसर रहा हूँ और अब लगभग 4.5 वर्ष से मैं प्राचार्य के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इतिहास का मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन वैसे इतिहास का तो प्रोफेसर हूँ ही, और इतिहास स्वाभाविक है, मेरा विषय है और रोजी रोटी भी उसी से मेरी चलती है। पर साहित्य से मेरा बचपन से अनुराग रहा है। कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में मैंने पहले कविता लिखी थी, और फिर जब सेकंड ईयर का विद्यार्थी था तब से अखबार में छपने भेजा तो रचना छपी, और तब से निरंतर लिखना छपना ये क्रम 50 वर्ष हो गए चल रहा है। देश भर की पत्र पत्रिकाओं में, सैकड़ों पत्रिकाओं में हजारों रचनाएं मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारी मेरी पुस्तकें छपी हैं, और टीवी चैनलों पर और मंचों पर बराबर मेरी प्रस्तुतियां होती हैं। पत्रिकाओं का विशेष अंकों का संपादन किया है, समीक्षाएं लिखी हैं मैंने, भूमिकाएं लिखी हैं, और संयोजन संचालन भी कार्यक्रमों का खूब मैंने किया है। अपने महाविद्यालय में मैं सांस्कृतिक साहित्यिक प्रभारी प्राध्यापक के रूप में भी वर्षों में काम करता रहा, तो कार्यक्रम प्रस्तुत कराता था बच्चों के, स्टूडेंट्स के। वार्षिक समारोह में भी मैं प्राध्यापक एंकर के रूप में, संचालक के रूप में उनकी प्रस्तुतियां दिलाता था। तो ये भी मेरा रहा है। और बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हूँ, और सतत लिखता हूँ, सतत छपता हूँ, सतत प्रस्तुत होता हूँ और सीखता हूँ, और अपने को एक विद्यार्थी समझता हूँ। इतिहास का विद्यार्थी भी और साहित्य का विद्यार्थी भी। भले ही बहुत सारी पुस्तकें आ गई हैं, वैसे बहुत सारे पुरस्कार अभिनंदन मिले। पहले अगर देखा जाए तो लगभग 1000 के आसपास सम्मान, अलंकरण समारोह है, शील्ड, अंग वस्त्रम और प्रमाण पत्र तभी मिल चुके थे जब कोरोना नहीं आया था, और कोरोना के बाद से तो लगभग 3000 से ज्यादा डिजिटल सम्मान पत्र मिल गए हैं, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, तो निरंतर ये चल रहा है। और कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा लिख सकूं, अच्छे से अच्छा बोल सकूं, क्योंकि व्याख्यान देना भी मेरी हॉबी में है। ऐसे तो गाना भी मेरे अभिरुचि में है, पुराने गानों को संगीतबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना कराओके सिस्टम पर, वो भी मेरा अभिरुचि का विषय है। विभिन्न विषयों पर समसामयिक और जो सांस्कृतिक चेतना वाले, सामाजिक चेतना वाले विषय हैं, संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले, संस्कृति की व्याख्या करने वाले, मानवीय चेतना जागृत करने वाले, बुराइयों पर प्रहार करने वाले, उन सबको भी मैं अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। संगीता बैरागी जी, प्रतीक कटियार जी, स्वागत है आपका। तो बस सीखने का भी क्रम चलता है, लिखने का भी, प्रस्तुत होने का भी, और अगर कहें तो इतिहास का प्रोफेसर हूं तो इसलिए इतिहास तो मेरा तन है, और उसमें जो मन है, उसमें जो आत्मा है, वो साहित्य है। और दोनों के मेल से ही शरीर और आत्मा का मेल से ये जीवन चलता है और व्यक्ति का अस्तित्व होता है। तो बस मैं उस अस्तित्व को बनाए हुए हूँ,
और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे पटलों पर मुझे अवसर मिलता है। श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के पटल से जुड़ना मैं अपने लिए गौरव का विषय समझता हूँ, शुक्रिया क्योंकि सर। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी रहे, आध्यात्मिक चेतना देने वाले भी रहे, सनातन मूल्यों के वो प्रणेता भी रहे, और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का होना पूरे देश और संस्कृति धर्म के लिए गौरव का विषय है। और दिव्यांजलि वर्मा जी, आप बहुत अच्छी तरह से ये पटल चला रही हैं शुक्रिया और मुझे अवसर सर। मिल रहा है और मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे मंच की इतनी तारीफ करी। हम भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो आपके जैसे इतने अच्छे साहित्यकार, मतलब अभी के टाइम में हमारे समकालीन और इतने अच्छे साहित्यकार जो हमारे मंच से जुड़े हैं। और आपका जो कार्यक्रम वो चलने वाला है, आज का चिंतन, वो कार्यक्रम भी जो है यहाँ फेसबुक पे तो चल ही रहा है, हम इसे साथ ही साथ यूट्यूब पे भी चलाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके आपका, आपकी बिल्कुल आवाज और आपकी बातें। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो बहुत अच्छा चेतना लगा। है, जो चेतना की मशाल है, वो वैचारिक क्रांति से ही आती है। हम चाहे राष्ट्रीय बिल्कुल आंदोलन का इतिहास उठा के देख लें, उस समय भी पत्र पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने में। और विश्व की क्रांतियों को भी देख ले तो विचारकों ने, चिंतकों ने समाज में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है। तो मेरा मानना है कि जब अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, अच्छा साहित्य लोगों तक पहुंचता है तो बुराइयां कम होती, उनके भीतर एक जागृति आती है और वे बिल्कुल अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ, मूल्यों की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल। मेरा मैं मानना है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, यही यही होता ही है। हम लेखक ही हैं जो लिखते हैं और उसी से जो है उसमें नवाचार विचार, और समाज में जो लोग होते हैं उसमें जो है वैचारिक जो है चेंजेस आते हैं। और नहीं तो लोग अपने आपस में तो ऐसे ही सोचते ही रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मंच जो है, इसीलिए ही मैंने और अलग अलग टॉपिक में देती रहती हूँ कि लोग अलग अलग लिखें उस पे, और जिससे कि लोगों के विचार में चेंज आए, उनमें बदलाव आए, थोड़ा अच्छा जी आए, मतलब सब लोग अच्छा सोचे। सर अब मैं बिल्कुल। आपसे। ये संगीता संगीता बैरागी जी जुड़ी हुई हैं, वो हम्म, मेरी शिष्या रही हैं, वो अच्छा। प्रणाम कह रही हैं, तो मैं उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। और हम्म, वो लिख रही हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी छात्र रही हूँ। इस तरह के मूल्यों से परिपूर्ण और संवेदना और चेतना से परिपूर्ण शिष्यों शिष्याओं का मिलना गुरु के लिए भी सौभाग्य का विषय सही होता है। तो कहा मैं सर, सही संगीता कहा। जी को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। वो भी अच्छी रचनाकार हैं, लिख रही हैं, सीख रही हैं, और उनमें चेतना है। उनकी चेतना द्विगुणित बहुगुणित होती रहे, मेरी यही कामना है। बहुत सारा उन्हें आशीर्वाद जी। बिल्कुल संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे, और प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। संगीता जी, आप जब लिख रही हैं तो आप हमारे मंच से जुड़िए, विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, काव्य पाठ होते हैं, आप उसमें भी आइए, आपका हमेशा स्वागत है। सर अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा, जैसे आपने बताया लेखन में तो आपकी रुचि है ही और पढ़ाने में भी है, इसके अलावा आपकी रुचि और जैसे इस चीजों से हटके और किस किस चीज में आपकी रुचि है? देखिए देखिए जी, देखिए जी, बिल्कुल सही कहा। मूलतः तो मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। हम्म, तो इतिहास का जो नया नया शोध कार्य हो रहा है, जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं, तो वो पढ़ते रहना, और इतिहास का नया ज्ञान प्राप्त करते रहना, और पुरानी बातें भी विस्मृत ना हो जाएं। क्योंकि मैं प्राचार्य हो गया हूं, तो ऐसा ना हो कि प्रशासन में उलझे रहने में ज्ञान मेरा विस्मृत हो जाए। तो इतिहास तो मुझे अपडेट रखना है। तो एक तो अध्ययन करना, ये मेरी हॉबी सबसे पहली बात है। लिखना बाद में है, पहले अध्ययन। तो इतिहास का सबसे पहले मैं अध्ययन करता हूँ। पत्र पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करता हूँ। समाचारों में अपडेट रहना चाहिए व्यक्ति को, कहाँ क्या घटित हो रहा है ये मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए वो समाचार पत्र पढ़ेगा, पत्रिकाएं पढ़ेगा, तब वो अपडेट रह पाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ। तो इतिहास के अलावा समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को पढ़ना। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हूं और मेंबर हूं। तो लगभग 50-60 पीडीएफ दैनिक अखबारों के और पत्रिकाओं के मुझे आते हैं। तो उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो पढ़ने से क्या होता है, आदमी का ज्ञान बढ़ता है, और जितना ज्यादा उसके अंदर जाएगा उतना ही फिर वो बाहर अच्छा निकलने की कोशिश होगी। मतलब जब हम जो लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, वो ज्ञान तो है ही, जानकारियां तो हैं ही। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि अपडेट नॉलेज आपके भीतर पहुंचे, कुछ नया ज्ञान आपके भीतर पहुंचे, नई जानकारियां आपके भीतर पहुंचे, कुछ नया साहित्य का स्वरूप आपके अंदर पहुंचे।
तभी फिर वो बाहर निकलेगा। तो बिल्कुल। एक तो मैं अध्येता हूँ, पढ़ने की अभिरुचि रखता हूँ, अध्ययनशील हूँ। एक तो मेरा ये शौक या कह लें या अभिरुचि है मेरी। तो एक तो ये मैं खूब पढ़ता हूँ, और जहां भी अच्छा साहित्य मिलता है, पत्रिकाएं मिलती है, मैं पढ़ता हूँ। जैसे आज रविवार है, तो समाचार पत्रों में, दैनिक समाचार पत्रों में बहुत सारी कविताएं आज छपती हैं, बहुत सारा साहित्य छपता है। तो जो अच्छा साहित्य होता है मैं उसको पढ़ता हूँ। तो एक तो ये पढ़ने की आदत हो गई। इतिहास और साहित्य दोनों को, और समसामयिक सूचनाओं का जो परिवेश है कि कहाँ विश्व में क्या घटित हो रहा है, मैं मालूम होना चाहिए सब, बिल्कुल। कि अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अमेरिका में क्या हुआ, या दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में क्या घटनाएं हुई। तो समाचारों की बिल्कुल। दृष्टि से, जिस न्यूज की दृष्टि से व्यक्ति को अपडेट होना चाहिए, और उसमें गहराई तक पहुंचने वाली बात होना चाहिए, सतही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर गहराई होगी तभी आप अपनी बात कुछ मौलिक ढंग से कह सकेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड ढंग से आप बात कह सकेंगे। तो एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात, महाविद्यालय प्रशासन में लगा रहता हूं, तो प्रशासनिक दृष्टि से और तजुर्बा मुझ में आए, और नॉलेज मिले, और जानकारियां मिले। क्योंकि एज ए गुड प्रिंसिपल भी मुझे काम करना है, जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहां भी और अपने को परफेक्ट बनाने के लिए मुझे समय लगाना पड़ता है। बहुत सी बातें सीखना पड़ती हैं, बहुत सी बातें नई जानकारियां लेने पड़ती हैं। तो वो हो गया। तीसरा, मैंने आपको बताया कि संगीत से मुझे बहुत लगाव है, और पुराने गानों से मुझे बहुत है। तो और मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी गायिका है, और वो वाह। बहुत सारे कार्यक्रमों में भी वो मैनुअली जाती रहती हैं। तो घर में वो भी गाती हैं, कभी कभी वो मेरे साथ डुएट भी गाती हैं। तो उनके साथ मुझे बल्कि और अच्छा गाने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि शी इज बेटर देन मी इन सिंगिंग। तो वो, और अपना सोलो भी गाता रहता हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। गाने अच्छे सुनना, ये भी मेरी अभिरुचि में। पुराने गाने, किशोर, मुकेश, रफील, तलत महमूद, हेमंत कुमार, केएल सहगल जी, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, इनके गाने सुनने की आदत है। लता, आशा, गीता दत्त, नूरजहां, इनके गाने सुनना पसंद है। आज के ज्यादा हु हा वाले गाने ठीक नहीं लगते हैं। आज सही के कहा तो आपने। मुश्किल से 50 गानों में मुश्किल से 2 गाने, 3 गाने ऐसे होंगे जिनको सुनने का मन होगा। तो और फिर उनको जो अच्छे लगते हैं उन्हें सीखता भी हूँ, और कोशिश करता हूँ कहीं उनको गाऊं भी, तो अवसर मिलता है तो उनको गाता हूँ, गाता भी हूँ। ये हॉबी हो गई। पुरानी फिल्में देखने का, पुरानी भी बड़ी मेरी अभिरुचि है। कॉमेडी शोज देखने का भी मुझे बहुत शौक है, बहुत अभिरुचि है। तो उसमें भी समय लग जाता है। उसका कारण ये है कि मैं स्वयं हास्य कविताएं भी बहुत लिखता हूँ, और टीवी चैनलों पर हास्य कविताएं प्रस्तुत करने में भी मैं खूब आगे रहा। मंचों से भी मैंने हास्य कविताएं खूब प्रस्तुत की हैं। तो हास्य कवि के रूप में भी मुझे मसाला मिलता रहता है। उसके लिए हास्य प्रोग्राम देखना भी जरूरी हो जरूर। जाता है। तो बिल्कुल। उसमें भी, हाँ। और टीवी में न्यूज चैनल्स भी मैं बराबर देखता हूँ, सुनता हूँ। क्यों? कि उससे नॉलेज अपडेट होती है आपकी, आपको कुछ नया दृष्टिकोण मिलता है, और तभी आपका खुद का कंसेप्शन बनता है। तो इस इतनी सारी चीजों में लग जाता हूँ। और स्वाभाविक है कि दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे को समय देते हैं, तो वो हो गया। बस ये इसी में सब समझिए समय निकल जाता है। इतनी सारी हॉबीज हैं, और इसी के लिए फिर समय नहीं बचता। और मुझे लगता है छुट्टी के दिन तो सुबह से शाम तक मैं लगा रहता हूँ। पता चला ये सुना, ये लिखा, ये बोला, और निरंतर पटलों से जुड़ा हूँ। तो उस पर बहुत सारी प्रतियोगिताओं के लिए लिखना, बहुत सारी जगह ऑनलाइन प्रस्तुति देना, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करना, कहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करना, कहीं ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आना, कभी एकल प्रस्तुति देना। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, तो समय फिर पता ही नहीं चलता। और लगता है कि चलिए, जितना समय का उपयोग हो सके आदमी को करना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, ऊर्जावान रहना चाहिए, गतिशील बिल्कुल रहना सही कहा। चाहिए। जो कुछ गुण उसमें है, गुण तो हमें ईश्वर देता है, प्रतिभा तो हमें ईश्वर देता है, लेकिन हम अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, और अपनी ईमानदारी के साथ किए गए प्रयासों से, समर्पण से उसको फिर निखारते हैं। और फिर हम्म। अगर हमने जो भी जितनी प्रतिभा मिली है उसको पूरा निखार लिया,
तो काफी अच्छी स्थिति हो जाती है। अब इस पर निर्भर ये भी करता है कि वो प्रतिभा मिली कितनी है। मान लीजिए एक मैक्सिमम गला जो मिला है, कितनी भी कोशिश कर लें उससे ज्यादा फिर बेहतर गाना नहीं हम गा पाएंगे जितना ईश्वर ने दिया है वो। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो पूरा भी नहीं निकल पाएगा, उसको वो पूरा नहीं खुल पाएगा। तो बिल्कुल व्यक्ति सही को कहा। अपने पूरी प्रतिभा को निकालने की, निखारने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी के लिए साधना की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो अभ्यास, और अभ्यास जब बहुत ज्यादा समर्पित भाव से हो जाता है कि व्यक्ति खाना पीना भी भूल जाता है, तो उसी को कहते हैं साधना। बिल्कुल है, बिल्कुल साधने में लगे हुए हैं वो गुण को। और जब लगातार कोशिश करते हैं और अगर गुण हम में होते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल होता है, एक मकाम हासिल बिल्कुल होता है, प्रसिद्धि मिलती है, पहचान मिलती है जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये तो एकदम सही कहा। आपकी बातें बहुत ज्यादा ही प्रेरणादायक और जो है उत्साहवर्धक रहती हैं। अगर किसी में ये रहता है कि चलो ये आज नहीं करना, आलस आ रहा है, आपकी बातें सुन के वो भी काम जो है छोड़ के अपना अपने गुणों को निखारना शुरू कर दे। बहुत करना अच्छा लगा चाहिए आपसे जी। मिलके सर। सर अभी आपने जो बताया आपकी रुचि गायन है, तो आप एक दो कविता गा के, वैसे मतलब वही आवाज में ही गा के बताइए, अपनी कोई नहीं, सुनाइए। साहित्यिक कविताएं गा के सुना देते हैं, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल। साहित्यिक कविताएं ना, गाने की बात नहीं कर रही, साहित्यिक कविताओं को गाने की बात कर रही ना। हाँ हाँ एक सुनाइए कोई कविता। चलिए, तो अभी बसंत के एक दो दिन पहले कुछ मुक्तक लिखी हैं, उनको मैं गा के सुना रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रेम, अब वो देखिए क्या है कि बसंत को मानते हैं कि परिवेश में तो मौसम खिल ही जाता है, हम्म, और मौसम में तो रौनक आई जाती है, लेकिन प्रेम का मौसम भी बसंत माना जाता है कि बसंत में और इसलिए आप देखिए कहते हैं कि काम जागृत हो जाता है। अंग्रेजी के हिसाब से वैलेंटाइन डे भी मनाने लगे हैं। हाँ तो बिल्कुल। प्रेम अनुराग तो बसंत में आता है। तो मैंने प्रेम को आधारित बना के कुछ मुक्तक लिखे हैं बसंत के परिप्रेक्ष्य में, कि बिल्कुल स्वागत है। प्रेम आवेग है, शुभ मिलन नेग है, के प्रेम आवेग है, शुभ मिलन नेग है, प्रेम आवेग है, शुभ मिलन नेग है, काम की चल रही आज तो तेग है, काम की चल रही आज तो तेग है, दिल ने संयम तजा बंध टूटे सभी, के दिल ने संयम तजा बंध टूटे सभी, है प्रणय का चलन प्रीत संवेग है प्रणय का चलन प्रीत संवेग है प्रणय का चलन प्रीत संवेग है। और एक मुक्तक और देखें कि प्रीत पथ में पुलक, मानते कि प्रकृति में जो उद्दीपन होता है इस समय बसंत में, आम आदमी भी प्रेममय हो जाता है, आम आदमी क्या संत भी प्रेममय हो जाते हैं, उनका तप बिल्कुल टूट जाता है, संयम टूट जाता है, मानते हैं। और इसीलिए वो सेनापति और पद्माकर और बहुत सारे कवियों ने बड़ी श्रेष्ठ रचना लिखी, कूलन में, केरन में, कछारन में, कुंजन में, बगरो बसंत है, ये सब पाठ्यक्रमों में पढ़ते आए हैं। तो वही बात है कि प्रेम की बात, प्रीत का जो है परिवेश पूरा बन जाता है। तो मैं कहता हूं कि प्रीत पथ में पुलक प्रेम का पंथ है, के प्रीत पथ में पुलक प्रेम का पंथ है, प्रीत पथ में पुलक प्रेम का पंथ है, काम ने रच दिया नेह का ग्रंथ है, काम ने रच दिया नेह का ग्रंथ है, आम जन की तो छोड़ो सुनो गौर से, आम जन की तो छोड़ो
सुनो गौर से, प्रेममय हो गया आज तो संत है, प्रेममय हो गया आज तो संत है, प्रेममय हो गया आज तो संत है। बहुत खूब सर, मजा आ गया। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। कविता तो अच्छी थी पर आपने इतने अच्छे से गाया कि एकदम उसमें और चार चांद लगा दिया। धन्यवाद जी। सर अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे आपने बताया आपको अब तक बहुत ही सारे डिजिटल प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, आप बहुत सारे पटलों से जुड़े भी हुए हैं और आपको साहित्यिक प्रतियोगिताओं में मिलते ही रहते हैं प्रमाण पत्र। तो मैं जी आपसे कुछ खास जानना चाह रही थी कि कुछ खास प्रमाण पत्र या सम्मान पत्र जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपको अभी याद हो, उनके नाम भी बताइएगा, कौन जी से जी थे। देखिए, जी जी, मुझे सबसे बड़ा जो सम्मान मिला था वो हम्म, 51,000 का नगद एक पुरस्कार था। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा। मेरी एक कृति है, निबंध की कृति, 27 शोध निबंध है जिसमें विवेचना के स्वर। तो वो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष पुस्तकों की प्रविष्टियां बुलाती है, उस वर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की। और जिस समय मुझे मिला था 5 उसमें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थे और 8 प्रांतीय स्तर के थे। तो निबंध श्रेणी राष्ट्रीय स्तर में रखी गई थी, यानी इसके लिए देश भर से आई हुई कृतियों में से एक निर्णायक समिति ने चयन किया था और उसमें मेरी कृति प्रथम रही थी। और मान लीजिए ये आज से लगभग 12 वर्ष पहले वो 51,000 का नगद पुरस्कार मेरे लिए मिला था। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का ये अखिल भारतीय स्तर का माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए रहा। और वैसे बहुत सारे अवार्ड मुझे मैनुअली मिले हैं। दिल्ली में मुझे अवार्ड मिले, भोपाल में मुझे अवार्ड मिले, इंदौर में, जयपुर में, लखनऊ में मुझे अवार्ड मिले। और घर में कम से कम 1,000 से ज्यादा शील्ड ट्रॉफी इकट्ठे हैं। और सम्मान पत्र तो जो फ्रेम्ड मिले वो तो मैंने सीधे लगा दिए, जो हार्ड कॉपी के रूप में मिले वो अभी फाइलों में रखे हैं, ऐसे 250-300 सम्मान पत्र रखे हैं और अब उतनी जगह भी नहीं है। और डिजिटल सम्मान पत्र के तो कभी प्रिंट निकलवा ही नहीं, लगभग 3,000 से ज्यादा वो हो गए हैं। तो बहुत सारे सम्मान मुझे मिले हैं। और बड़े बड़े वीआईपी के हाथ भी मेरे लिए सम्मान मिले, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद के स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर, कुछ फिल्म स्टार, कुछ टीवी स्टार, इन लोगों के हाथों भी मुझे अवार्ड मिले हैं। और विधायक, सांसद और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के हाथों तो मिले ही। तो मैं मानता हूं कि ये अवार्ड, पुरस्कार व्यक्ति को ऊर्जा देते हैं और बेहतर करने के लिए जोश देते हैं, एक जज्बा देते हैं व्यक्ति को। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी को भी पुरस्कार मिलने पर ये कदापि उसके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए या ये नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया। नहीं, श्रेष्ठ कम कोई नहीं हो सकता। एक सीमा तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं, आसमान तक कोई नहीं पहुंच सकता है। आप कितनी भी मंजिलें बना लें, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी जो हैं, आसमान को कोई नहीं छू पाया। तो बात वही है कि ऊंचाई तो बहुत अनंत है। और एक से एक साहित्यकार हुए हैं और ऐसे हुए हैं कि जो जिन पर आज पीएचडी हो रही हैं, डीलिट हो रहे हैं, शोध पीठ खुले हुए हैं और तो भी उनको स्पर्श तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है। समुद्र से कितने मोती लाओगे आप? समुद्र तो मोतियों से भरा पड़ा है, उसमें कितने भी गोते लगा ले आप, कितने मोती लाएंगे? हैं, बस कोशिश करते रहे, विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहे और अपने को बेहतर बनाते जाएं, यश अर्जित करते जाएं।
सबका प्यार दुलार आशीर्वाद अर्जित करते जाएं। अहंकार आया तो आप लोगों का स्नेह खो देंगे, प्यार अपनापन खो देंगे, उनका आशीर्वाद खो देंगे, अपना तो नहीं मिलेगा, फिर आपको अकड़े अकड़े आप फिरेंगे, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मिले तो बहुत हैं, मिल रहे हैं। अभी जैसे इसी 18 तारीख को दिल्ली एक बड़े कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है मुझे, जहां हिंदी भवन में कार्यक्रम है, सम्मानित भी मुझे किया जाएगा। बड़े बड़े वीआईपी उसमें मंच पर रहेंगे, उनके बीच में वहीं मैं अशोक चक्रधर जी के बीच के साथ भी मंच पर रहा हूँ, नीरज जी के साथ भी उस मंच पर रहा हूँ मैं। और सेम डेट में जयपुर में भी एक सम्मान को बुलाया गया 18 को। तो अब सोचा कि अब जयपुर तो नहीं जा पाएंगे, जाएंगे दिल्ली, लेकिन अभी वो भी एकदम 100% नहीं है, क्योंकि महाविद्यालय व्यस्तता और दूरी काफी है, और मौसम भी जो है वो अभी सर्दी वाला है, तो देखते हैं, वहां का भी 50-50 है। तो ये लोग स्नेह से बुलाते हैं, तो कोशिश रहती है कि पहुंच सकें। पुस्तकों का वहां विमोचन भी है, और अखिल भारतीय स्तर का वहां पे समारोह है, वार्षिक समारोह होता है, और उनकी जो किताबें निकलती हैं उस प्रकाशन से उनकी भूमिकाएं वगैरह मैं लिखता रहता हूँ। और मैंने कभी साहित्य को धन अर्जन के साधन के रूप में उपयोग में नहीं लिया। बहुत लोग करते हैं कि ऐसा मैंने कभी नहीं माना, और मैं केवल माँ सरस्वती की सेवा करता हूँ, साहित्य की सेवा करता हूँ, लिखता हूँ, उससे जो नाम प्रसिद्धि मिलती है वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि अच्छी पत्रिकाओं में जब छपता है, अच्छे स्तर के विशेषांकों में जब छपते हैं, तो कुछ ना कुछ वो सम्मान राशि भेज देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मैंने कभी इसका ध्यान नहीं रखा, ना कभी आवश्यकता महसूस की, और ना इसकी मेरी इच्छा कभी रही है। तो बस माँ सरस्वती का एक छोटा सा मैं अक्षर साधक हूँ, छोटा सा विद्यार्थी हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिन प्रतिदिन और बेहतर मेरा लेखन हो सके, नया ज्ञान मुझ में आ सके, नई अभिव्यक्ति हो सके। कुछ मैं बोलूं तो व्यक्ति को हर बार कुछ नया लगे कि नहीं आज इनसे और नया मिला, और कुछ दिनों बाद मेरा वो स्तर और बेहतर हो जाए। तो गुणवत्ता और लाना, ये भी मेरी कोशिश रहती है। केवल सम्मान पा जाना वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आप में प्रतिभा होगी, आप में सम्मान होगा और लगन होगी, तो सम्मान तो आपको मिलेंगे ही। बस विनम्रता के साथ में ईमानदारी से कोशिश करते जाए। बिल्कुल सही कहा सर, हम तो भगवान से यही चाहेंगे आपको आगे भी ऐसे ही और सम्मान पत्र मिलते रहे। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अब जो है सर, आपकी एक कविता सुनते हैं इसी बात पे, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए कुछ दोहे रखता हूँ अपने, है ना, और अभी कुछ दोहे रख देता हूँ। चलिए पहले देशभक्ति के 2 मुक्तक रख दूं, फिर दोहों पर आता हूँ, है ना, थोड़ा विषय, थोड़ा रस बदलता हूँ मैं। बिल्कुल सर। तिरंगा अभियान के ऊपर लिखा था मुक्तक एक, कि कोई झंडा उसे कहता, तिरंगा कोई कहता है, कि कोई झंडा उसे कहता, तिरंगा कोई कहता है। कोई ऊंचा फहराता, कोई निज हाथ गहता है। कोई ऊंचा है फहराता, कोई निज हाथ गहता है। मेरा झंडा मेरा गौरव, मेरे सम्मान का सूचक। मेरा झंडा मेरा गौरव, मेरे सम्मान का सूचक। छतों पर ना दिखे तो क्या, तिरंगा दिल में रहता है। छतों पर ना दिखे तो क्या, तिरंगा दिल में रहता है। छतों पर ना दिखे तो क्या, तिरंगा दिल में रहता है। और एक मुक्तक और अपने वतन के नाम, कुछ अलग अंदाज में। बिल्कुल स्वागत है। खूब खिलता रहे नित चमन ये मेरा, खूब खिलता रहे नित
चमन ये मेरा खूब खिलता रहे, नित चमन ये मेरा, यह हर जन्म में बस वतन हो मेरा, यह हर जन्म में बस वतन हो मेरा, यही चाहत यही भाव दिल में मेरे, यही चाहत यही भाव दिल में मेरे, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा। वंदे मातरम। और माँ सरस्वती के लिए सुना दूं एक मुक्तक। हाँ सर बिल्कुल। कि अक्षर का तूने सार दिया, माँ तो शारदे, कि अक्षर का तूने सार दिया, माँ तो शारदे, सच्चाई का संसार दिया, माँ तो शारदे, सच्चाई का संसार दिया, माँ तो शारदे, और मैं खोया था अविवेक के अंधियार में, मगर उजियार का उपहार दिया, माँ तो शारदे, उजियार का उपहार दिया, माँ तो शारदे, उजियार का उपहार दिया, माँ तो शारदे। जय माँ बीड़ा पानी, जय माँ बीड़ा पानी। की कृपा हम लोग से ही है, और ये मंच भी अच्छा चलता रहे, और सर आप भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति करें। हमारे साथ सर दो लोग और जुड़े हैं, कुशलेंद्र जी हैं, सादर प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशलेंद्र जी। और संगीता जी कह रही हैं, वाह सर, सर आप बस जिंदगी राह चलते गए, और आवाज खान है सर, सर को लख लख बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारा आशीर्वाद संगीता जी। सर अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे आपने कहा आप बहुत लेखक हैं, बहुत दिनों से लिख रहे हैं, और आपके शोध पत्र भी छपते रहते हैं पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में। तो जैसे लिखने के साथ लिखते तो आप हैं ही, पर ऐसा भी तो होगा कि आपके भी कोई बहुत अच्छे लेखक होंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगे। आपका फेवरेट लेखक कौन जी? देखिए क्या है कि निरंतर मैं पढ़ता हूँ और फिर लिखता हूँ। कोई एक रचनाकार तक ऐसा सीमित होके मैं नहीं रहा। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य में जो पुस्तकें पढ़ी और उसमें जो अच्छी रचनाएं रही, उन रचनाओं ने बहुत प्रभावित किया। तो पाठ्यक्रम वाला साहित्य, और उसमें जब जैसे हमने मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा प्रभावित किया था, उनकी पंचवटी एक किताब थी, उसका पूरा जो वर्णन, पंचवटी जो नासिक में जब लक्ष्मण जी पहरा देते हैं और राम सीता सो रहे होते हैं वनवास के समय, तो वो पंचवटी वाली किताब ने बड़ा प्रभावित किया था। पाठ्य पुस्तक एक चलती थी हमारी निर्झरणी, उसमें कविताएं थी, उनने बहुत प्रभावित किया था। रामचरितमानस की दोहों ने और उसकी चौपाइयों ने भी बहुत प्रभावित किया है, और शब्द दिए हैं, वहां से बहुत सारी वोकैब्युलरी निकल करके सामने आती है। तो कहते हैं कि रामचरितमानस का अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लें और रामचरितमानस के शब्दों को सीख लें, तो आपकी जो वोकैब्युलरी है, मन शब्दकोश है, वो बड़ा व्यापक हो जाएगा। ये और नैतिक मूल्य व्याख्याएं तो आपको मिल ही जाएंगी। तो रामचरितमानस ने, जैसे रामायण सामान्यता हम कहते हैं, ने भी बहुत बचपन से प्रभावित किया। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जी की देशभक्ति की कविताओं ने बहुत प्रभावित किया। श्री कृष्ण सरल की एक कविता थी, उसने बहुत प्रभावित किया था।
तो इस तरह से ऐसे बहुत सारी रचनाओं ने प्रभावित किया। फिल्मों में जो गाने होते हैं उसमें भी पहले तो बहुत अच्छा साहित्य लिखा जाता था। तो उन गानों ने, जैसे नीरज जी ने जो गाने लिखे थे, आज के इस इंसान को क्या हो गया, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, कितना बदल गया इंसान, ऐ मेरे हाँ। वतन के लोगों, ये बहुत अच्छे गीत हैं, फिल्मों में गाए गए हैं, बात अलग है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी चेतना दी है, लिखने वालों के लिए भी इनने बहुत अच्छी चेतना दी है, तो इनसे भी सीखता चला गया। और जो हर काल में कुछ समसामयिक रचनाकार होते हैं, समसामयिक लेखक होते हैं। देखिए, ये हम पाठ्यक्रम वाले रचनाकारों की बात कर रहे हैं। तो समसामयिक, जैसे इस समय देखें तो कुछ दोहा लिखने वाले बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, जिनमें मैं अशोक अंजुम को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, उनके दोहे पढ़ता हूँ मैं। रामनिवास मानव जी के दोहे भी मुझे अच्छे लगते हैं, वो पढ़ता हूँ मैं। व्यंग अगर देखा जाए तो प्रेम जन्मेजय, और आप ये रायपुर के आप है गिरीश पंकज, उनके व्यंग में पढ़ता हूँ। लघु कथाएं भी इस समय बहुत अच्छी लिखी जा रही है। वैसे सतीश राजपूत पुष्करना जी जो अब नहीं रहे, उनकी लघु कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनकी लघु कथाएं पढ़ता था। और भी अच्छे कुछ रचनाकार हैं। तो अलग अलग विधाओं में अलग अलग इस समय जो लिखा जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज अगर लिखना है तो आपको आज के, जैसे आप मान लीजिए आप कहीं प्रोग्राम में आप गाना चाहते हैं, तो आपको आज के उस कला के आज के ट्रेंड को समझना होगा। पुरानी बात अलग हो जाती है, आज की अलग हो जाती है। तो मैं पुराना भी पढ़ता हूँ, पुराना भी समझता हूँ, पढ़ा भी बहुत कुछ है, और नए को भी जानने समझने की मैं भी कोशिश मैं करता हूँ। विद्या निवास मिश्र जी जो साहित्य अमृत पत्रिका के संपादक थे, उनके संपादकीय को भी मैं बहुत गहराई से पढ़ता था। उनके संपादकीय से भी बहुत चेतना मिली है। और अभी भी ये साहित्य अमृत पत्रिका निकलती है, उसमें अच्छी कहानियां भी छपती हैं, और अच्छी कविताएं भी छपती हैं, और लघु कथाएं भी अच्छी आती हैं। जैसे सुषमा मुनिंद्र की जब भी कहानियां मुझे कहीं दिखती हैं, मैं पढ़ता हूं, उनकी कहानियां मुझे बड़ी भावपूर्ण लगती हैं, हार्ट टचिंग लगती हैं। तो इस तरह से मैंने भीष्म शाहिनी के उपन्यास भी खूब पढ़े हैं। भीष्म शाहिनी जो तमस एक बड़ा प्रसिद्ध सीरियल आया था, जिसमें भारत के विभाजन के समय की जो घटनाएं हुई हैं उनको दर्शाया गया था, उनसे मैं मिला भी हूँ। तो वो उनके उपन्यास भी मैंने बहुत पढ़े हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां भी मैंने पढ़ी हैं, और पढ़ता हूँ बीच में। तो जब भी लेकिन मेरी ये, चाहे आप उसे पॉजिटिव बात कहें चाहे नेगेटिव बात कहें, मैं किसी एक रचनाकार तक सीमित नहीं रहा कि मान के चलूं बस यही मुझे, बहुत सारे अच्छे लगे, और जहां भी मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर देखा जाए तो मैं गाने का शौक जो मुझे है, मुकेश जी के गाने गाता हूं, लेकिन किशोर कुमार जी के गाने भी गाता हूं, रफी साहब के गाने भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। कुछ गाने महेंद्र कपूर के भी मैंने लिए, हेमंत कुमार जी भी मुझे पसंद है। मतलब एक तक ना सीमित होकर जो भी एक व्यापक दायरा है उसको अपना लेना। बिल्कुल। तो मैं बहुत सही। साहित्यकारों से यही कहूंगा कि खूब सारी पत्रिकाएं पढ़िए, खूब सारा साहित्य पढ़िए, पुराना साहित्य भी पढ़िए। एक दो किताबों तक सीमित नहीं रहिए, एक दो लेखकों तक सीमित नहीं रहिए। जहां भी सीखने को मिले, जो भी सीखने को मिले, आप उसको सीखिए, और आप स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप में एक आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आप खुद से एक विशेष हो जाएंगे, और आपकी बिल्कुल। प्रस्तुति में भी कुछ नयापन लगेगा। अब जैसे ये मैं मुक्तक सुनाता हूँ, ये सारी कुछ चीजें मैंने अपने ढंग से अभ्यास करते करते कुछ अलग अपना अंदाज बना लिया, कुछ अपनी अलग स्टाइल बना ली मैंने। तो आ जाता है धीरे धीरे, आप करते रहिए, कुछ विशेष आप में आ जाता है, जैसे कहते हैं ना, यूनिक आप में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
जैसे हम जो चीज पढ़ते हैं हम वो लिखना सीख जाते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो फिर एक वो रहता है ना कि हम सोच ही रहे बिल्कुल। हैं कुछ मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए। कि देखिए पिक्चर क्या में है, ये जो जैसे कोई, हम चाहते हैं कि जल में निर्मलता रहे, तो जल में निर्मलता तभी रहेगी जब उसमें ताजा जल आएगा और धीरे धीरे ये जल बहता चला जाएगा। अगर बिल्कुल जल भरा हुआ होगा तो सड़न हो जाएगी फिर उसमें। बिल्कुल रुक तो जाएगा अगर वही कहीं बात तो। है, ज्ञान में जब तक ताजगी नहीं होगी आप नया कहाँ से देंगे, है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये है जी। तो मतलब आपके विचारों में जो इतने सारे वो है, अलग अलग तरह के रस हैं और अलग अलग तरह के आप लिखते हैं, ये सब सबकी कविताओं और सबकी रचनाओं को पढ़ के हैं, किसी विशेष को बिल्कुल आप नहीं बिल्कुल। पढ़ते। जहां भी श्रेष्ठता दिखती है, मतलब जो इस समय लिखा बहुत बहुत कहना चाहिए कि असाहित्यिक भी बहुत लिखा जा रहा है। मतलब बिल्कुल जो साहित्य नहीं है वो भी लिखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं पढ़ता। और ऐसे गीत को संगीत को भी नहीं सुनता मैं। हाँ जिसमें गुणवत्ता वाला साहित्य है उसको पढ़ते हूँ। तो गुणवत्ता बिल्कुल। वाला साहित्य पढ़े। हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं दर्शक, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी सीख है, कुछ इसमें साहित्यकार भी हैं। तो सर ने जैसा कहा कि आप लोग अगर सबके ही लेख पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है किसी एक खास विशेष के पढ़ें तो ही आपको लिखना आएगा, या किसी महान लेखक को पढ़ें तो ही आपको। आप हर हर किसी के लेख, हर किसी की रचनाएं पढ़िए, तो आपको लिखने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और जैसे सर के बस वो जिसको आप पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी वाली चीज होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए, उसमें स्तर होना चाहिए। उलझल उलझल नहीं पढ़ा, नहीं तो आप भी गलत दिशाहीन हो जाएंगे फिर, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आजकल के गाने हैं तो उससे बच्चे क्या हो रहे हैं, दिशा विहीन ही हो रहे हैं, अपने संस्कार और बिल्कुल, संस्कृति हाँ हाँ, ये साहित्य हाँ में कला में यही हो रहा है ना। कुछ भी हो रहा है, पहनावे ओढ़ावे में फैशन के नाम पे देखिए क्या क्या हो रहा है। तो क्या हर वैसा वस्त्र पहनेगा कोई सुंदर लगेगा उससे, क्या बेहुदा हो जाएगा फिर तो वो है। गानों में ऐसे हु हवाला करेंगे तो वो कहाँ कौन अच्छा आप सीख पाएंगे। साहित्य में कुछ भी लिखेंगे, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, तुकबंदियां कुछ भी, तो वो फिर आपको गुणवत्ता नहीं आएगी, आप पे स्तर नहीं आएगा। आप में वही एक नहीं कहलाएगा, फिर वो हो जी जाएगा जी कि कुछ लिख दिया। बिल्कुल, उलझल उल परोसे जा रहे हैं वाले बात हो जाएगी, है ना। हाँ जैसे आजकल देखिए अभी रील का जमाना बहुत आ गया है और यूट्यूब का जमाना बहुत आ गया है, तो बिल्कुल। लोग डांस के नाम पे हाँ, कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। हाँ, वो हट गया है, और डांस फॉर्म की जगह वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं और उसको डांस बोल दे रहे हैं। वो अश्लीलता को ज्यादा कर रहा है, और जो डांस की वो खोती चली जा रही है। इसी तरह साहित्य में भी है, तो कुछ भी बिल्कुल पढ़ने में हम कुछ भी लिखेंगे, इसलिए आप अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए। और जब बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी कुछ प्रकाशित पुस्तकों के नाम बता दीजिए, जो हाँ मतलब हाँ, आपकी जी जो जी अच्छी पुस्तकें हैं, आपने बहुत अच्छी लिखी है, जी हमारे दर्शक हैं जो हैं वो पुस्तकें जी आपकी जी पढ़ जी के खरीद। जी। देखिए जैसे मैंने कहा, इतिहास की पुस्तकें भी लिखी है मैंने, और गद्य पद्य की पुस्तकें भी लिखी है मैंने। तो अगर जैसे विवेचना के स्वर, मेरी जो पुस्तक है वो निबंध कृति है, और जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, वो अच्छी एक कृति है। हकीकत नई कविताओं की एक कृति है, 56 जिसमें नई कविताएं हैं। हकीकत वो अच्छी एक कृति है, मुझे पसंद है वो कविताएं। इसके अलावा अगर और बात करें तो चुभन मेरे हास्य कविताओं की एक बहुत अच्छी किताब है। कसक लघु कथाओं की एक किताब है। प्रतिनिधि दोहे, ये दोहे की किताब है। निर्झरणी शब्दों के स्वर, ये कविताओं की किताबें हैं। संवेदना, ये गीतों की किताब है। भारतीय संस्कृति, ये इतिहास की किताब है। मुगल वजीर इत्मादुद्दौला, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का राष्ट्रीय आंदोलन एवं साहित्य में योगदान, ये सामान्य भी कह सकते हैं और इतिहास की पुस्तक भी इसके लिए कहा जा सकता है। वेदना, ये एक लघु कथाओं की ये किताब है। तो इस तरह से विविध विधाओं की मेरी किताबें हैं। और अभी इस समय लगभग 2 पुस्तकें तैयार भी हैं, एक दोहा और एक लघु कथा। वो
समय नहीं मिल पा रहा, तो उनको अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इस तरह से विविध रूप की किताबें हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपकी पसंद की विधा क्या है। चूंकि मुझे शुरू से विविध विधाओं से लगाव रहा, और मैंने जिस विधा में भी पढ़ा और जिस विधा में भी लिखा और छपने को भेजा, वो छपी मेरी रचनाएं। तो मुझे लगा कि मैं कई विधाओं में लिख सकता हूँ। जैसे मैंने व्यंग व्यंग नहीं लिखे, ज्यादा कम लिखे हैं। मुझे तो व्यंग से मुझे लगा थोड़ा कम अनुराग रहा, और मुझे लगा कि शायद सरलता से मैं व्यंग नहीं लिख पाऊंगा। कहानी है, दो चार छह ही लिखी है मैंने, ज्यादा नहीं लिखी। लेकिन लघु कथाएं मैंने बहुत सारी लिखी हैं। दोहा, मुक्तक, गीत, ये मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लिखता हूँ। छड़िका, ये बहुत फ्रीक्वेंटली लिखता हूँ। समीक्षा, भूमिका, ये निबंध, ये मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी विधा तलाश लीजिए कि आपकी कौन सी विधा में आप लिखते हैं, एक या दो विधा। और मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा विधाओं में ना उलझ के आप एक दो अपनी पसंद की विधा चुन लीजिए, फिर उस विधा का साहित्य पढ़िए ढूंढ ढूंढ के, है, और उस विधा की अच्छी पुस्तकें पढ़िए। और वे पत्रिकाएं जो उस विधा को खूब छापती हैं, उन पत्रिकाओं को भी आप पढ़िए। और उन विधाओं के अच्छे जो श्रेष्ठ रचनाकार हैं उनसे संपर्क भी कीजिए, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज आप दोहा लिखते हैं, तो दोहाकार जो अच्छे हैं उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन पहले आपका एक स्तर हो जाना चाहिए। कुछ भी लिखेंगे तो वो सिर पीट लेगा कि इनको क्या बताएं, ये तो अभी जानते ही नहीं है कि दोहा है क्या। ठीक है कि नहीं? तो है, तो जैसे कोई सारेगामा जानता हो तब वो गायन की श्रेणी में आगे बढ़े। कुछ जानते ही नहीं है, आवाज निकल रही है और बहुत ही इधर उधर जा रहा, तो कोई नहीं आपको बताएगा। तो ये आप अपनी विधा चुन लीजिए, उस विधा का साहित्य पढ़िए, कोशिश कीजिए। और जब एक स्तर आप में आ जाए, तो फिर उसके बाद में आप उसका मार्गदर्शन कहीं से लेना शुरू कीजिएगा। ये है। बहुत अच्छा सुझाव दिया सर आपने लोगों के लिए। और आपकी जो पुस्तकें, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, मैं उनके कुछ के नाम ले देती हूँ। कुछ जैसे कौशलेन जी कह रहे हैं, दिव्यांजलि वर्मा जी सदर प्रणाम कौशलेन जी। संगीता जी कह रही हैं भारत माता की जय। और हमारे कुसुम लता जी भी जुड़ी हैं। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जी जी। सभी लोग हम जो भी दर्शक जुड़े हैं, अभी जो है शरद सर ने अपनी पुस्तकों के नाम बताए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शरद सर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ज्यादा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उनकी पुस्तकें खरीद के जरूर पढ़िएगा एक बार, और कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा भी हमारे मंच पे मुझे या शरद जी को कि आपको उनकी रचनाएं और उनकी पुस्तकें कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, और सर का जो रहता है वो भी काफी अच्छा लगता है। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे हमारे दर्शक भी आपने देखा बहुत सारे साहित्यकार भी जुड़े हैं, तो आप इनके लिए, अब जैसे ये नवोदित साहित्यकार जो होते हैं और जो युवा साहित्यकार जो अभी बस लिखना शुरू ही कर रहे हैं, आप इनके लिए एक छोटा खंड टिप्स दे दीजिए जिससे ये मतलब आसानी से लिख सकें अपनी रचना। जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी वास्तविक अभिरुचि तलाशिए कि क्या आप में साहित्य के प्रति वास्तव में लगाव है, भीतर से, अंदर से। अगर आप ये सोच के कि नहीं साहित्य में नाम मिलता है, कविता लिखने से नाम मिलता है, अपन भी लिखो, तो नहीं लिख पाएंगे आप। पहली बात तो उससे लगाव होना चाहिए। जैसे गायन में कोई जाता है तो उसको गाने से लगाव होना चाहिए, डांस में जाता है तो डांस से लगाव होना चाहिए, चित्रकला में जाता है चित्रकला से लगाव होना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए बिल्कुल ईमानदारी से कि आप में लेखन के प्रति लगाव है या नहीं। लगाव है तो अब आप ये देखिए कि क्या अभी आप लिख पा रहे हैं या कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने को परखने की कोशिश कीजिए, आत्म मूल्यांकन कीजिए, आत्म विश्लेषण कीजिए, और फिर क्या करिए, लिखिए बाद में। पहले आप उस विधा को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप साहित्यकार हैं और पर्टिकुलर किसी विधा से लगाव रखते हैं कि आपको गीत अच्छे लगते हैं, या आपको दोहे अच्छे लगते हैं, या आपको नई कविता अच्छी लगती है, मुक्तक अच्छे लगते हैं, तो आप पहले उस विधा को पढ़ना शुरू कीजिए। उस विधा का साहित्य खूब पढ़िए, जितना मिल सके उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए।
और जब एक स्तर तक आप पहुंच जाए कि अब आप लिख भी सकते हैं, देखिए पढ़ लेना बात अलग है, बहुत से ऐसे भी प्राध्यापक हैं जो विषय के प्राध्यापक भी हो गए, पीएचडी भी हो गए, लेकिन खुद अपना कुछ नहीं वो लिखते, ना लिख पाते, क्योंकि वो उनमें सृजनशीलता नहीं है। विद्यार्थी होना, अध्ययनशील होना, डिग्री होल्डर होना, ज्ञान ले लेना अलग चीज है, लेकिन ओरिजिनल अपनी कोई चीज निकालना ये तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक आप में वो सृजनशीलता ना हो, जब ईश्वर ने आप में वो हुनर ना दिया हो, जब अंदर से साहित्य के लिए कुछ शब्द, कुछ भाव, कुछ चिंतन बाहर आने के लिए बिल्कुल खुलबुला ना रहा हो, फूटा ना पड़ रहा हो, तब तक वो आप नहीं लिख पाएंगे। अगर अंदर से आवेगा ही नहीं है तो आप पढ़ लेंगे, डिग्री ले लेंगे, नौकरी कर लेंगे, पढ़ाने लगेंगे, जो कुछ किताब में पढ़ेंगे वो बच्चों को पढ़ा देंगे, फिर आगे बैठ जाएंगे। आपका खुद का कुछ नहीं निकलेगा। आपका खुद का कुछ बाहर तब निकलेगा जब आपके अंदर कुछ होगा, और जब अगर होगा, अगर बीज है अंदर, तो फिर उसको पानी दीजिए, फिर उसको पौधा बनाइए, फिर उसको पेड़ बनाइए, और फिर उसको बाहर निकालिए, फिर जतन करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और फिर उसका अच्छा साहित्य पढ़िए, और उसके जो श्रेष्ठ रचनाकार हैं उस विधा के, उनसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं आप। और एक बात और आपसे मैं कह दूं कि कुछ रचनाकार लिखना शुरू करते हैं और इसमें पटल पर लिखा भी जाता है, और वो लिखते हैं, वो प्रशस्ति पत्र भी मिलते हैं खूब। और बहुत से पटल ऐसे हैं कि कुछ भी आप लिख दें आपको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, काव्य रत्न मिल जाएगा आपको, लेखन रत्न मिल जाएगा, अक्षर साधक मिल जाएगा, सरस्वती रत्न मिल जाएगा, सरस्वती पुत्र मिल जाएगा, आपको हो जाएंगे। तो उससे आप ये बिल्कुल मत सोच लीजिए कि अब आप बहुत अच्छे बड़े रचनाकार हो गए हैं। ये जहां आपने सोच लिया वहीं से आपका पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, किसी भी मकाम पर भी पहुंचने के बाद में नहीं सोचना चाहिए। अगर पद्मश्री भी मिल गई है तो मैं मानता हूं कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। क्यों? कि अभी भारत रत्न तो नहीं मिला ना, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां तो नहीं मिली ना। तो मतलब है कि हमेशा सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। लेकिन मुझे देखने में आता है कि नए नए रचनाकार जो 2-4 महीने लिखते हैं और 10-25 रचनाएं पटलों पर लिख देते हैं, और पटलों से जैसे डिजिटल सम्मान पत्र मिले वो मान लेते हैं कि अब हम महान हो गए, और वो फिर और अच्छा लिखने की कोशिश नहीं करते, अच्छा पढ़ने की कोशिश नहीं करते, अपने को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी प्रशस्ति के गुण गाने लगते हैं, आत्ममुग्ध हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं, और इस अहंकार में आ जाते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े रचनाकार हो गए हैं। तो ये बातें ही पतन की ओर ले जाती है ना, आप बनने के पहले ही मुरझा जाएंगे। फिर तो वो होता है ना कि घमंड जब किसी में आ जाता है तो वो अपने आप ही आदमी को अंदर खा लेता है। और वो घमंड तब अगर आ जाए कि जब आप अभी कुछ सीखे ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पटल तो आंख बंद करके प्रशस्ति पत्र बांटते हैं, वो बस उनका जरिया। उनकी कभी गोष्ठी हुई और जो भी भाग लेने वाले हैं कुछ भी सुनाया हो, प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज विषय दे दिया कि बसंत पर लिखिए, बसंत पर 50 लोगों ने कुछ भी लिख दिया, 50 सम्मान पत्र मिल जाएंगे। तो वो वहां पे चयन तो देखिए हुआ ही नहीं है ना, है ना, वो तो सबको मिलना ही था। तो परीक्षा में जो बैठ गया, कोरी कॉपी रख दी, तो भी उसको अगर मार्कशीट मिल रही है तो वो तो फिर मतलब है कि जीरो वाला मामला रहा ना। बिल्कुल, परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। पर जीरो जनरल प्रमोशन हो गया। तो जनरल प्रमोशन लेके अगर आप प्रशस्ति पत्र मार्कशीट ले लिए हैं तो ये सोचेंगे तब तो मतलब है कि आप अभी सीख ही नहीं पाए। मैं तो ये कहता हूं कि सीखने के बाद में, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी विनम्र रहना चाहिए, नहीं तो फिर वहां से पतन शुरू हो जाएगा, फिर उसकी ऊंचाई पे नहीं जा पाएंगे आप। और मैंने आपको बता दिया कि आप 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 मंजिलें भी बना ले तो आसमान फिर भी नहीं छू पाएंगे ना, है ना। बुर्ज खलीफा भी आसमान तो नहीं ना छू पाया है, इतना ऊंचा भवन है, लेकिन बुर्ज खलीफा के आसमान को छूने में सफल हो गया नहीं, क्योंकि तो अनंत है। तो वही मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए नए रचनाकार सीखें, अपने को बेहतर बनाएं, प्रशस्ति पत्रों के भ्रमजाल में न फंसे रहें। ये तो मिलते रहते हैं, लेकिन वो उससे आप ऊर्जा लें, बल्कि प्रेरणा लें। तो प्रशस्ति पत्र को प्रेरणा का विषय बनाएं और बेहतर सीखें, अच्छा सीखें। और अगर कोई वरिष्ठ आपको मार्गदर्शन दे
और बताए कि ये कमी है, तो आप उसको सरलता से स्वीकारें, विनम्रता से, और अपने को बेहतर करें। बहुत से ऐसे नए रचनाकार हैं कि उनसे अगर कहा जाए कि ये कमी है, ऐसे लिखें, ऐसे सुधारें, तो वो नाराज हो जाते हैं, ये मान के ये हमारी रचना में कमी निकाल रहे हैं। नहीं, सही कहा आपने। तो ये स्थितियां होती है। तो यही कहना चाहता हूँ, विनम्र रहें, सरल रहें, जटिल न बने, बस। सही कहा सर आपने। कुसुमलता जी कह रही हैं, बढ़िया जानकारी है आदरणीय सर। जी ज्ञान जी, धन्यवाद। जी जी, सही बात है, आपने जो धन्यवाद। बहुत सही कहा है। जो हमारे साथ युवा और नवोदित साहित्यकार जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा ही ज्ञान है कि आपको अगर लिखना है तो पहले आप अपने जिस विधा में लिखना चाहते हैं उनके साहित्य को पढ़िए वैसी, और घमंड ना आए इस बात की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि जिंदगी भर आप जो है सीखते ही रहें। मतलब कि ये ना सोच ले कि आप बहुत कुशल हो गए, अभी आप सीख ही रहे हैं और आप जिंदगी भर सीख ही रहे हैं। सर बिल्कुल। अब इसी बात पे आपकी रचनाएं सुन लेते हैं कुछ एक दो। जी 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 जी। चलिए, मैं एक मिनट में थोड़ा सा एक आध रचना अपनी निकाल लूं। हाँ सर। अब वैसे तो मुक्तक में मौखिक सुना दे, मुक्तक मौखिक ही सुना देता हूँ। चलिए चलिए, पहले दोहे बिल्कुल। रखूं मैं, कुछ बसंत के दोहे लिखे मैंने। अ, हाँ जी। वो, हाँ, आज ही लिखे हैं मैंने, रखता हूँ कि हाँ, स्वागत है। उपवन कोयल कूकती। आपने हमराई में कोयल कोयल का कूकना आप सुनना शुरू हो जाएगा, सुनाई देना कि उपवन कोयल कूकती, हर कछार मधुमास। उपवन कोयल कूकती, हर कछार मधुमास। मादकता का हो गया हर दिल में अब वास, हर दिल में अब वास। के सरसों ने आभा रची, इठला रहा पलाश। यौवन बोराने लगा, तन्हाई का नाश, तन्हाई का नाश। के ठंड गुलाबी भा रही, ले अंगड़ाई दे है। आ जाता परदेसिया, यादों में है नेह, यादों में है नेह। के पीत वर्ण मौसम हुआ, चहके खूब बसंत। पीत वर्ण मौसम हुआ, चहके खूब बसंत। साधारण की बात क्या, तपसी तप का अंत, तपसी तप का अंत। तो ये बसंत के दोहे थे। और एक दो बहुत मुक्तक में रखता हूँ, एक दो मुक्तक रखता हूँ बिल्कुल। कि मुंह में राम बगल छुरी, मुंह में राम बगल छुरी यही हाल है। कि मुंह में राम बगल छुरी यही हाल है, और अपने ही बने हैं दुश्मन अजीब काल है। कि मुंह में राम बगल छुरी यही हाल है। यही आज का हम देखते हैं कैसे लोग अपना बन के छुरा भोंकते हैं। कि मुंह में राम बगल छुरी यही हाल है, और अपने ही बने हैं दुश्मन अजीब काल है। और तैयार है वो भोंकने मेरी पीठ में छुरा, अरे तैयार है वो भोंकने मेरी पीठ में छुरा। अरे हाथों में जिसके प्यार का गुलाल है, प्यार का गुलाल है, प्यार का गुलाल है, प्यार का गुलाल है। तो ये हकीकत। और एक हकीकत में रखता हूं कि देश की खातिर मिटे जो, उनका तो बस नाम है। जो देशभक्त थे बस उनके नाम ले लेते हैं, जयंती मना लेते हैं, और आज जो कुर्सी पे बैठे हैं सुख भोग रहे हैं। तो मैं ऐसे में पढ़ता हूं कि देश की खातिर मिटे जो, उनका तो बस नाम है। देश की खातिर मिटे जो, उनका तो बस नाम है। और पर जो कुर्सी पर विराजे हाथ सुख का जाम है। कि
देश की खातिर मिटे जो उनका तो बस नाम है, और पर जो कुर्सी पर विराजे हाथ सुख का जाम है। और देश में अब देखिए नेता की जय जय हो रही, और पर शहीदों की चिता पर आज सूनी शाम है, आज सूनी शाम है, आज सूनी शाम है, आज सूनी शाम है। और एक व्यंग रचना देखिए, उसमें हास्य भी निकलेगा, और व्यंग तो है ही, आप व्यंग को पकड़िए कि विजयादशमी पर्व, ये मंचों के हिसाब की कविता है कि विजयादशमी पर्व। आवाज आ रही है दिव्यांजलि जी? हाँ सर, आ रही है, बताइए। जी, विजयादशमी दशहरा के विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, और नेताजी के मुख्य आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। देखिए हमेशा होता है जब रावण का पुतला जलाया जाता है जो, तो नेताजी मुख्य अतिथि बन के आते हैं, लेकिन वो बस मुख्य अतिथि होते हैं। रावण के पुतले में जलता हुआ तीर राम जी जो बनते हैं वो ही छोड़ते हैं। लेकिन मैंने कल्पना की कि इस बार नेताजी न केवल मुख्य अतिथि बन के आए हैं, बल्कि जलता हुआ तीर भी वो छोड़ रहे हैं। तो ये कल्पना देखिए आप, और मेरा जो व्यंग है उसका आनंद लीजिए, हास्य भी इसमें से निकालिए कि विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, और नेताजी के मुख्य आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। कि विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, और नेताजी के मुख्य आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। ये देखकर रावण की आत्मा धीरे से बुदबुदाई, फुसफुसाई और बोली कि आज का इंसान भी किस तरह से धर्म को अधर्म से मिला रहा है, और क्या जमाना आ गया है कि एक रावण दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है। तो एक ये इस तरह का एक जी व्यंग है जी। और एक और छोटी सी सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सुनाने का चलिए जी जी जी, चलिए तो मैं एक सफलता का एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ कि दूर हटा कर संतापों को स्वप्न साकार करो, कि दूर हटा कर संतापों को स्वप्न साकार करो, और तूफानों से लड़ना सीखो, तम परवार करो, तम परवार करो, कि साहस लेकर संग आत्मबल बढ़ना ही होगा, कि साहस लेकर संग आत्मबल बढ़ना ही होगा, और जो भी बाधाएं राहों में लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा, कि कांटे ही तो फूलों का नित मोल बताते हैं, और जो योद्धा हैं बेतूफान से नित भिड़ जाते हैं, नित भिड़ जाते हैं। कि दूर हटा कर तुम शूलों को, कि दूर हटा कर तुम फूलों को, अब तो हार वरो, हार मतलब गले में पहनने वाला, अब तो हार वरो, और तूफानों से लड़ना सीखो, तम परवार करो, तम परवार करो, कि टूटे ख्वाब सजाने से मौसम हर्षाता है, और संतापों पर जय को पाना जय दे जाता है, जय दे जाता है, कि असफलता से एक नया सूरज हर्षाता है, मतलब निराश नहीं होना है, कि असफलता से एक नया सूरज हर्षाता है, और रेगिस्तानों में मानो तो नीर बहाता है, नीर बहाता है, कि जो भी ख्वाब सजाए तुमने सब साकार करो, और तूफानों से लड़ना सीखो, तम परवार करो, तम परवार करो, कि भारी बोझ लिए देखो चींटी बढ़ जाती है, और एक गिलहरी हो छोटी पर जिद अड़ जाती है, जिद अड़ जाती है, के ख्वाब सलामत रहें तभी तो राहें मिल पाएंगी, और सफलता की मोहक सी बाहें खिल पाएंगी, बाहें खिल पाएंगी,
कि मंजिल को पाना है तुमको, कि मंजिल को पाना है तुमको, मत तुम हार वरो, कि मंजिल को पाना है तुमको, मत तुम हार वरो। यहाँ हार का मतलब हार पराजय से, वो हार का मतलब गले में पहनने वाला था। ये शब्द भी अलग अलग हैं। कि मंजिल को पाना है तुमको, मत तुम हार वरो, और तूफानों से लड़ना सीखो, तुम परवार करो, तुम परवार करो, तुम परवार करो, तुम उजियार वरो। तो ये एक चेतना वाला ये गीत था जी। जी जी दिव्यांजलि जी। बहुत अच्छा लगा सर। कुसुम लता जी कह रही हैं आपके दोहे के लिए कि बहुत सुंदर बसंत के दोहे, शानदार सर जी। और कौशलेन जी कह रहे हैं रावण एक दूसरे को जला रहा है, बिल्कुल साहस। बिल्कुल। वहाँ सही कहा आपने जी, धन्यवाद कुसुम लता जी, धन्यवाद जी जी जी। सर। आपकी कविताएं और आपके व्यंग्य सुन के बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अभी जो है राम मंदिर बना, आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा जी देश, जी भारत, पूरा विश्व ही एकदम उत्साहित था इसको लेके। तो फिर आप जी। जो है उस दिन कैसा फील किया? आप अपनी भावनाएं अपने अनुभव से। हाँ हाँ जी जी जी। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उस दिन मैंने एक तभी एक गीत लिखा था, अपनी बुंदेली, जो मेरी बोली, जो मेरी मूल है, उसमें लिखा था कि राम को मंदिर बन रहा हो भैया बहुत बढ़िया। पीएम मुख्यमंत्री मोदी जी ने उसका वो शिलान्यास किया था, भूमि पूजन इत्यादि किया था। है। तो राम को मंदिर बन रहा हो भैया बहुत बड़ी जा बात है, और उजियारो हो रहा है भैया बहुत बड़ी जा बात है, बहुत बड़ी जा बात है। और उसको बहुत जगह मैंने सुनाया भी था, तो वो बड़ा वो लोगों ने उसको सराहा था, और बुंदेली में था इसलिए उसको विशेष रूप से सराहा गया था। और इसके बाद फिर मैंने उसी समय जब ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो भगवान राम पर मैंने कुछ बढ़िया मुक्तक लिखे थे, और फिर मैंने एक कंप्लीट गीत भी मैंने उस समय लिखा था। और शायद आपके कार्यक्रम में मैंने वो सब आपको सुनाया भी था, और एक व्याख्यान भी भगवान राम के गुणों पर दिया था। तो चलिए मैं फिर जो मैंने गीत लिखा था वो मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है सर? हाँ सर, स्वागत है जी। मैंने शीर्षक लिखा था इसका, राम अवध है लौटते। मतलब अब वैसे वो तो राम जी तो कहीं नहीं गए थे, है ना। अच्छा, आपको मेरा चित्र दिख रहा है? मेरे में से गायब हो गया। वो आपका नेटवर्क इशू हो रहा होगा ना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, पर इधर पूरा आ रहा है। जब वीडियो चलिए एंड होगी तब आपको दिखाई देगा। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो राम जी गए तो कहीं नहीं थे, वो तो वहीं अयोध्या में ही थे। लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे इतने वर्षों बाद वो फिर जैसे तब वनवास से लौटे थे, फिर लौट रहे हों। तो वही मानसिकता लोगों की बनी थी, और वही स्वागत अभिनंदन पूरे देश भर में करने की तैयारी थी। तो मैंने गीत लिखा था राम अवध है लौटते। तो चलिए मैं वो गीत रखता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है सर। कि वायु सुगंधित हो गई, झूमे आज बहार, वायु सुगंधित हो गई, झूमे आज बहार, राम अवध हैं लौटते, फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार, के सरयू तो हर्षा रही। अगर शिल्प की दृष्टि से गए तो ये दोहा गीत है। अब वो जो लोग विधा जानते हैं वो समझ रहे होंगे, तो ये दोहा गीत है दरअसल। सरयू तो हर्षा रही, हिमगिर है खुशवाज, सरयू तो हर्षा रही, हिमगिर है खुशवाज, मंगलमय मौसम हुआ,
धरा कर रही नाज, धरा कर रही नाज, कि सब के मन नर्तन करें, बहुत सुहाना पर्व भक्त कर रहे आज सब, इस युग पर तो गर्व, इस युग पर तो गर्व, कि सकल देश को मिल गया एक नवल उपहार, राम अवध हैं लौटते, फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार। और दूसरा बंद, के जीवन में आनंद अब दूर हुई सब पीर, नहीं व्यग्र अंतःकरण, नहीं नैन में नीर, नहीं नैन में नीर, कि सुमन खिली हर ओर अब नया हुआ परिवेश, दूर हुआ अभिशाप अब परे हटा सब क्लेश, परे हटा सब क्लेश, कि आज धर्म की जीत है हर पापी की हार, राम अवध हैं लौटते, फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार। और तीसरा बंद, कुल 5 बंद लिए थे, एक जगह प्रतियोगिता में मांगे गए थे तो ये लिखे थे, और वो बराबर वहां चयनित भी हुआ था मेरा गीत। हाँ, आज हुआ अनुकूल सब, अधरों पर है गान, आज अवध में पल रही राघव की फिर आन, राघव की फिर आन, के आतिशबाजी सब करो वारो मंगल दीप, आएगी संपन्नता चल कर आज समीप, चल कर आज समीप, कि बाल वृद्ध उल्लास में उत्साहित नर नार, राम अवध हैं लौटते, फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार। और चौथा बंद, कि जीवन अब अनुराग में सधे सभी सुरवाज, प्रभु राघव का हो गया हर दिल पर तो राज, हर दिल पर तो राज, के भक्तों ने हनुमान बन किया राम का काज, दुष्टों पर आवेग में गिरी आज तो गाज, गिरी आज तो गाज, के सांच और शुभ रीत से चहके हैं घर द्वार, राम अवध हैं लौटते, फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार। और अंतिम बंद, के तुलसी बाबा खुश हुए त्रेता का यह दौर, सारे अब सब भूल कर करें राम पर गौर, करे राम पर गौर, कि दौड़ रहे साकेत को बोल रहे जय राम, प्रभु दर्शन में बस गया
दिव्य ललित आयाम, दिव्य ललित आयाम के आओ राघव आपका बार बार सत्कार, आओ राघव आपका बार बार सत्कार। राम अवध हैं लौटते फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार के वायु सुगंधित हो गई झूमे आज बहार। राम अवध हैं लौटते फैल रहा उजियार, फैल रहा उजियार। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कविता गाई आपने, काफी। सर अब मैं जानना चाह रही थी कि जैसे हनुमान जी ने राम जी की भक्ति करी, उनके लिए इतना कुछ करा, ऐसे ही हमारे काल में मोदी जी हनुमान जी की जैसे ही राम जी की इतनी भक्ति कर रहे हैं, उनका आप मोदी जी के में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब राजनेता पर एक अच्छे इंसान की। देखिए, मैं मोदी जी को सनातन मूल्यों का, हिंदू धर्म का और आध्यात्म का बहुत बड़ा सेवक मानता हूँ। देखिए, नागरिक की दृष्टि से यदि हम देखें और इस हिंदुस्तान भारतवर्ष की दृष्टि से देखें तो ये भारतवर्ष वैदिक आर्यों का देश है, ये सनातन मूल्यों का देश है, सनातन धर्म का देश है, हिंदू धर्म का देश है। और यहाँ जो आध्यात्म और जो मूल्य हैं उनकी अपनी एक विशिष्टता रही है, और विशिष्टता के कारण ही, उस विशिष्टता के कारण ही इस देश को विश्व गुरु कहा गया। हमारे कुछ मूल्य थे, हमारी कुछ श्रेष्ठताएं थी, हमारे कुछ आदर्श थे, समाज में जो एक सकारात्मक परिवेश था उसके कारण। लेकिन कालांतर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई राजनीतिक दृष्टि से, और फिर बाद में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजों की सत्ता, ब्रिटानिया हुकूमत यहाँ आई, और आगे जाकर के देश भले ही आजाद हो गया, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ का वातावरण रहा, तुष्टीकरण का वातावरण रहा, और सही अर्थों में सनातन मूल्यों के प्रति किसी ने नहीं सोचा, और सनातन मूल, हिंदू धर्म, नैतिकता ये धीरे धीरे खंडित होती चली गई। तो इसको, मूल्यों को, धर्म को और आध्यात्म को अगर पुनर्जागरण किसी ने प्रदान किया है तो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने प्रदान किया है। और सब कुछ वो जो कर रहे हैं वो संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं, और कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसी निर्णय के अनुकूल सब कार्य हुआ है, यानी रीति नीति से कार्य हो रहा है, न्याय से कार्य हो रहा है, संविधान और न्यायालय की मंशा के अनुसार कार्य हो रहा है। तो वो एक अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं, संविधान के प्रति सच्चा आदर्श रखने वाले और सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति है। न्यायालय के प्रति भी उनमें बराबर आस्था है, कहीं भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। और एक धर्म अनुयायी के रूप में, एक नागरिक के रूप में भी हमें उनमें सरलता, सहजता और कार्यकुशलता दिखाई देती है। हर व्यक्ति के लिए वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा के स्रोत भी हैं, और उन्होंने जिस उत्साह के साथ में और जिस गरिमा के साथ में और जिस विशिष्टता के साथ में इस कार्य को संपन्न कराया है, कहीं से भी उसमें रीति नीति, मर्यादा खंडित नहीं होती है, और सब कुछ सारी बातों को की मर्यादा और सीमा में रहते हुए उसके अनुकूल ही काम हुआ है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने जिस तरह से श्री राम को फिर से प्राण प्रतिष्ठा दी, उनके मंदिर का जिस भव्यता से निर्माण हुआ है, नहीं तो ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि हमारे जीवित रहते हमें ऐसा शुभ दिन देखने को मिलेगा, लेकिन मिला। और वैसे लग रहा था कि कलयुग में त्रेता जीवित हो गया हो। और
ये हम सब के लिए गौरव का विषय भी है। और धर्म की समृद्धता भी हुई है, मूल्यों की समृद्धता भी हुई है। और पूरे देश में उस दिन ऐसा 22 जनवरी को ऐसा वातावरण था कि लग रहा था कि पूरा देश श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, और स्वागत को बिल्कुल हर व्यक्ति अपने अंतर मन से, अपने उत्साह से, उल्लास से उमड़ा पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल समर्पित भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से भरा हुआ दिख रहा था। तो ये गौरवशाली दिवस हमें निश्चित रूप से हमारे जो लोकतंत्र के नायक हैं उनके कारण ही देखने को मिलेगा। तो बार बार हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आपने जो भी कहा उनके बारे में एकदम सही कहा है। उनकी वजह से ही हम लोग को इतना सुनहरा मौका मिला और हम लोग इतना खुशी मना पाए और अब में दो दो बार दिवाली मना पाएंगे। आपकी कविता पे कौशल जी ने कहा है अनुपम कविता। जी अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। अब जो है हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं, तो एक कविता की और सुन लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करते हैं। चलिए चलिए, मैं और एक आध अच्छी सी कविता हाथ में ले लूं, है ना। जी, अच्छा। तो मैं ज्यादा कविता निकाल के नहीं बैठा था कोई बात ताकि इंटरव्यू है तो शायद ज्यादा। चलिए आज मैं माँ सरस्वती के लिए एक गीत लिख रहा था, आज ही लिखा है। हाँ हाँ एक जगह उसकी जरूरत थी तो भेजा था। हाँ भेजा हाँ था कि भेजा है, तो मैं जल्दी से उसके कुछ पद पढ़ता हूँ। वो काफी हाँ बड़ी है, तो मैं बड़ा गीत पूरा ना पढ़ के कुछ पद पढ़ देता हूँ, ठीक है। जी जी बिल्कुल स्वागत है। चूंकि बसंत पंचमी माँ सरस्वती के प्रागट होने का दिवस है, प्रकट होने का दिवस है, तो हाँ हम सरस्वती जयंती भी मनाते हैं ना उस दिन जी। जी तो मैं, हाँ जी, कि मातु शारदे नमन कर रहा, तेरा तो अभी नंदन है, और ज्ञान मातु है हंस वाहनी, तेरा तो अभिवंदन है, तेरा तो अभिवंदन है। कि बाणी तुझसे ही जन्मी है, तुझसे ही सुर बिखरे हैं, और तू विवेक को देने वाली, जड़ चेतन सब निखरे हैं, जड़ चेतन सब निखरे हैं। कि यश पाता है हर कोई, यश पाता हर कोई तुझसे, लगता माथे चंदन है, और ज्ञान मातु ये हंस वाहनी, तेरा तो अभिवंदन है, तेरा तो अभिवंदन है। कि सत्य सभी पाते हैं तुझसे, धर्म चेतना मिलती है, और सद आचारों की रौनक हो, बगिया नित ही खिलती है, बगिया नित ही खिलती है। कि जिस पर माँ करती है करुणा, बन जाता वह नंदन है, और ज्ञान मातु है हंस वाहनी, तेरा तो अभिवंदन है, तेरा तो अभिवंदन है। कि गहन तिमिर से आप बचा कर, कि गहन तिमिर से आप बचा कर, प्रगति राह को देती हैं, कि प्रगति राह को देती हैं, और अच्छाई सच्चाई को नित आप सदा ही सेती हैं, आप सदा ही सेती हैं। कि जिस पर दया मातु करती हैं, वहां नहीं फिर क्रंदन है, ज्ञान मातु है हंस वाहिनी, तेरा तो अभिवंदन है, तेरा तो अभिवंदन है। कि कलम हाथ है पुस्तक शोभित, शांत चित्त नित माता है, और जिसने वैचारिकता पाई, वह माता को भाता है, वह माता को भाता है। कि हर्षित कर देती है माता, कि हर्षित कर देती है माता, महके जीवन उपवन है, और ज्ञान मातु ये हंस वाहनी, तेरा तो अभिवंदन है, तेरा तो अभिवंदन है। और अंतिम के मातु शारदे आप धन्य है, हर जन को वर देती हो, जहाँ शिथिलता कर्महीनता, दुर्विकार हर लेती हो, दुर्विकार हर लेती हो। कि धरा और नभ में रहती हो, यह जग तुमसे पावन है, और ज्ञान मातु ये हंस वाहनी, तेरा तो अभिवंदन है,
तेरा तो अभिवंदन है। जय माँ बीड़ा पाणी। जय माता दी। बहुत अच्छा गाया सर, बहुत अच्छी कविता थी। सर अब धन्यवाद। मेरा आपसे कि आप हमारे बहुत दिन से जुड़े हैं, तो जी जो है आप हमारे मंच श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छाइयाँ या फिर कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ जो आपको नजर आती नहीं हैं, कुछ नहीं नहीं अच्छाइयाँ? नहीं, देखिए मैं बस यही कहूंगा कि श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या एक ऐसा श्रेष्ठ पटल है। अभी मैं तो पटल ही से जुड़ा हूँ, तो अभी मैं पटल के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है ये मैनुअली भी काम करता हो। तो जो पटल है ये सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के चल रहा है। और जितना मैं समझ पाया हूँ, जो श्री राम के आदर्श हैं वो आगे पहुंचे, लोगों में नैतिकता आए, ये कोशिश है। लोगों में एक मानवीय चेतना हो, ये कोशिश है। लोग विकारों से दूर हों, अमानवीयता से दूर हों, जो गिरावट आ गई है आज। और भारतीय जो दिग्भ्रमित हो गए हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जो पश्चिम की चकाचौंध में आ गए हैं, और जो सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं है, ऐसे लोगों को राह दिखाना, प्रकाश देना इस संस्थान का उद्देश्य है। साहित्यकारों को मंच देना, उन्हें मान देना, एक वैचारिकता का प्रसारण करना, साहित्यिक चेतना का प्रसारण करना, ज्ञान का, विवेक का, समझ का दीप जलाना, ये श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के इस पटल के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ई पत्रिका का प्रकाशन भी करते हैं। और ये पटल, ये संस्था भी मैनुअली कहीं ना कहीं चल रही होगी। अयोध्या में इसका कार्यालय होगा और वो मैनुअली भी वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करते होंगे, विचार गोष्ठियां आयोजित करते होंगे, काव्य गोष्ठियां आयोजित करते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, जानकारी नहीं है अभी। और ये भी मैं सोचता हूँ कि शायद आगे वहाँ व्यवहारिक रूप से, मतलब मैनुअली रूप से, फिजिकली ये कोई बड़ा आयोजन करे और जुड़े हुए रचनाकारों को वहां पर बुला करके कार्यक्रम करे, ये भी संभव हो सकता है। तो अभी तो ऑनलाइन ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये ऑनलाइन का युग है। घर बैठे हुए ज्ञान लेना, ज्ञान देना, साहित्यिक चेतना का प्रसार होना, अपने प्रतिभा को प्रस्तुत करना, और खूब सम्मान पत्र देते हैं। यानी सब कुछ निशुल्क कर रहे हैं, समर्पित भाव से कर रहे हैं। तो धर्म की, मूल्यों की, मानवता की, साहित्य की, राम, श्री राम दर्शन की, सनातन मूल्यों को, सबकी ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा सराहनीय है, अभिनंदनीय है, और मैं इस पटल से बहुत प्रभावित हूँ। और दिव्यांजलि वर्मा जी से मैं जुड़ा हूँ इस पटल के, और किसी से तो अभी जुड़ा नहीं। और उनका जो समर्पण है, बहुत वो समय देती हैं, बड़ा सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, मृदुल है, और सबको साथ लेकर चलती हैं, सबको मान देती हैं, ज्ञान को मान देती हैं, और स्वयं भी अच्छी संचालक हैं, अच्छी रचनाकार हैं, लिखती हैं, बोलती हैं, अच्छा है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये, वो विश्वास करता हूँ और कामना भी करता हूँ कि ये पटल दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़े, और मैनुअली भी कार्यक्रम हो, और मुझे भी अयोध्या पहुंचने का अवसर मिले। मैं ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहता हूँ, सोचता हूँ जी। बस राम जी की कृपा रही तो जल्दी ही हम ये कार्यक्रम भी रखेंगे। असल में यहाँ पे इतना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, हाँ तो जी। है ना, इसलिए हम किसी को इस तरह बुला नहीं सकते। चलिए, आगे आने वाले समय में संभव होगा। जी जी, है ना। हाँ, बहुत जी। बहुत शुक्रिया सर चलिए, ने बहुत, हमारे मंच की दी चलिए, और बहुत बहुत। इतना दिया। तो एक जी मिनट जी मैं जी। बता दूं, आज हमारे जो भी दर्शक जुड़े थे, आप सभी ने आज शरद जी को सुना। शरद जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार और गायक हैं, और बाकी आपने उनकी कविता भी सुनी। तो जो है अगली बार हम फिर से एक मुलाकात एहसासों के साथ कार्यक्रम में एक और अच्छे साहित्यकार को लेके जुड़ेंगे। तो आज के लिए जय श्री राम सर। जय श्री राम जी।